हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 6 का कल मैंने लेसन 1 को कंप्लीट किया था, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, और फर्स्ट वीडियो था तो बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई थी। आज क्लास 6 से लेसन 2 और 3 को हम लोग कवर करेंगे। 2 और 3 में टोटल मैंने 5 फैक्ट्स, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको कवर किया है इस पर, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन 2 और 3। देखिए, सबसे पहले अगर लेसन 2 और 3 के क्लास 6 में हमने फर्स्ट फैक्ट की अगर बात करते हैं तो गुणनखंड की बात की गई है। इसकी बात की गई है गुणनखंड। आप पहले समझिए कि गुणनखंड क्या होता है। बेसिक इसको समझिए कि गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड होता क्या है। अगर मान लीजिए कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हमने 24 लिया और मैंने पूछा 24 का कितना गुणनखंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने क्या लिखा, 24 का कितना गुणनखंड होगा। ठीक है, अब गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड का अर्थ यहां पर एक गुणनखंड होता है कि हम फैक्टराइजेशन करते हैं और स्मॉलेस्ट पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 12 ले लिए और इसका हम गुणनखंड करते हैं, तो अगर 12 का गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले ये 2 से कैंसिलेशन होगा। 2 6 जा 12, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा 2 3 6। तो ये एक फैक्टराइजेशन, एक गुणनखंड हो गया कि स्मॉलेस्ट रूट में हमने इसे तोड़ दिया। लेकिन यहां पर देखिए 24 का कितना गुणनखंड होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब है, इट मींस है कि 24 को कितने स्मॉलेस्ट पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 1 × 24 करेंगे तो 24 ही होगा। अब आगे बढ़ते जाइए, 1 के बाद 2 गुना अगर हम 12 करें तो भी 24 होगा। अगर हम 3 गुना 8 करें तो भी 24 होगा। अगर 4 गुना हम 6 करें तो भी 24 होगा। और फिर 4 के बाद 5 के टेबल में 24 नहीं आता है। सीधे तौर पर जो संख्या 24 के टेबल में जो अंक आएंगे, जिस अंक में 24 का टेबल आए, 24 आएगा। जैसे अगर 2 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 2 का कहीं ना कहीं 2 को 24 कैंसिलेशन कर देगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 को कहीं ना कहीं कैंसिलेशन कर देगा। 4 कहीं ना कहीं कैंसिलेशन करेगा। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 5 पर आते हैं तो 5 कभी भी 5 के टेबल में 24 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि 5 24 का गुणनखंड नहीं है। अब अगर हम 5 के बाद 6 पर आते हैं तो 6 के टेबल में 24 आएगा, मतलब 6 × 4 अगर हम करेंगे तो 24 आ जाएगा। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में हम बता रहे हैं कि जैसे ही 4 गुना 6 आया और ये अंतिम वाली संख्या यहां पर आ गई तो आपको यहीं पर रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। आपको गुणनखंड प्राप्त हो चुका है। कैसे प्राप्त हो गया हमको गुणनखंड, अब जरा देखें। इसका मतलब क्या है, 1 के टेबल में भी 24 आएगा, 2 के टेबल में 2 से भी हम कैंसिलेशन कर सकते, 2 भी 24 का गुणनखंड होगा, 3 भी 24 का गुणनखंड होगा, 4 भी 24 का गुणनखंड होगा, 3 और 4। ठीक है, अब इधर से आइए, 6 भी गुणनखंड है, 8 भी गुणनखंड है, 12 भी गुणनखंड है, 24 भी गुणनखंड है। बिल्कुल रिवर्स हो जाए, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। ये देखिए, ये सारी संख्याएं 24 का गुणनखंड है। इसका मतलब हो गया कि अगर 24 का कितना गुणनखंड होगा तो कुल मिलाकर आप देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अंक हैं जो 24 का गुणनखंड बन सकते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आगे बात समझ में आ गई। गुणनखंड करना वो एक अलग फैक्ट है, कितना गुणनखंड होगा ये एक अलग फैक्ट है। अगर कितने गुणनखंड की गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी प्रकार से उन संख्याओं को चूज करना है जिन संख्या को मल्टीप्लिकेशन करने पर, गुना करने पर वो 24 आ जाए, और 24 आने के बाद उसको रिवर्स कर देना है, आगे नहीं बढ़ना है, तो आपको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है,
तो ये गुणनखंड आज हमारा पहला फैक्ट था कि गुणनखंड कैसे होता है। अब दूसरा, गुणनखंड के बाद हम दूसरे फैक्ट पर आते हैं। तो हमारा दूसरा फैक्ट ये है गुणज। थोड़ा अंतर, गुणनखंड और गुणज। जैसे कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि 5 का प्रथम 4 गुणज लिखे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन भी बनाकर दिखाएंगे किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। लेसन 1 से लेकर 5 तक एक बार हम कंप्लीट कर ले। आज 2 3 हो गया, कल 4 5 कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद 4 5 कवर करने के बाद 1 to 5 हम 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आएंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, जो एक टेस्ट के तौर पर, एक मॉक टेस्ट के तौर पर हम आपको आपके सामने रखेंगे कि 50 क्वेश्चंस इन 5 लेसन से कैसे बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन पर आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच अब कल से मेरा साइंस का वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। पहले ईवीएस का अपलोड करेंगे कि ईवीएस में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 का प्रथम 4 गुणज लिखो। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5 का हमको कितना गुणज लिखना है? 4 गुणज लिखना है। सीधी सी बात है, यहाँ गुणनखंड है, यहाँ गुणज। तो बहुत सिंपल, गुणज जब भी आपको लिखने के लिए कहा जाए, इसका मतलब है कि प्रथम की बात की जा रही है, तो आपको पहले से ही लेना है। 5 गुना 1, ये प्रथम पहला हो गया। 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 4। 4 गुणज की बात की रहे हैं, 4 गुणज हमने लिख दिया। तो किसी भी संख्या का प्रथम 4 गुणज या 5 गुणज मांगे तो इस प्रकार से हम क्या करना है, सिंपल सी बात है, उसको हम स्टार्टिंग से 1 2 3 4 से लगातार या सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उसका पहाड़ा हमको लिखना पड़ेगा कि 4 का गुणज कह रहा है तो 4 बार 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 24, ये हो गया 4 गुणज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सारी चीजें हैं जो आप बहुत पहले पढ़े हैं, वो भूल चुके हैं, उन भूली बिसरी यादों को बस हम रिवर्स करवा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि इस प्रकार से सारी चीजें आपके समक्ष आएंगी। अगर डायरेक्टली हम टफ पर ले गए, 8 9 10 पर ले गए तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, और इस वे से जाएंगे तो हर एक चीज आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट थर्ड, तो तीसरा फैक्ट हमारे सामने ये है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, अब जरा समझिए कि सार्वगुणनखंड क्या होता है। सार्वगुणनखंड क्या होता है? ठीक है, तो आप देखिए, अगर हम कोई प्रश्न ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लिए 15 और 25। ठीक है, 15 और 25 का सार्वगुणनखंड क्या होगा? सार्वगुणनखंड क्या होगा? जरा देखिए, 15 और 25 का सार्वगुणनखंड क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ गुणनखंड है तो आपको इसको गुणनखंड कर देना है। और गुणनखंड कैसे? जिस रूप में अभी स्टार्टिंग में हम बताए थे फर्स्ट स्टेप में, वैसे 15 लेना है और 15 के उन सारे अंक को ढूंढना है जो इसके 15 15 उसके टेबल में आ जाए, उसके पहाड़े में आ जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे 1 गुना 15, ठीक है, फिर दूसरा 2 पे तो आएगा नहीं, 3 से चले जाइए, 3 गुना 5, फिर 3 4 नहीं आएगा, 5 पर आइए, 5 जैसे ही आइएगा रिवर्स हो जाएगा, 5 यहाँ आ चुका है, वो रिवर्स में चला जाएगा, इसलिए आपको उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो इसके गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर आप लिख लीजिए, कितनी हो जाएगी? 1 भी होगा, 1 होगा, 3 होगा, और उसके बाद रिवर्स में जाइए, 5 होगा, फिर 15 होगा। ये इसका गुणनखंड हो गया, इसका 15 का गुणनखंड हो गया। अब उसी प्रकार से 25 का गुणनखंड ढूंढ लीजिए। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखना है। 25 का गुणनखंड 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। ठीक है, 1 5 और कितना हो जाएगा? 25। अब इसमें से हमको सार ढूंढना है, और सार का मतलब क्या होता है? समान होता है, ये याद रखिएगा। तो सार गुणनखंड अगर हम ढूंढते हैं तो इन दोनों में मैच कीजिए कि समान कौन है। तो 1 भी है और 5 भी है, 1 और 5 दोनों ही सार्वगुणनखंड होगा। अब इसमें प्रश्न 2 प्रकार से एग्जाम में बन सकते हैं। एक तो आपको डायरेक्टली पूछेगा कि 15 और 25 का सार्वगुणनखंड कौन कौन सा है, तो ऑप्शंस में 1 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, और फिर दिया रहेगा दोनों रहेगा, ए और बी दोनों। तो आपको ये टिक आउट करना है।
अब दूसरे प्रकार में प्रश्न ये भी आ सकता है कि 15 और 25 के कितने सार्वगुणनखंड हैं। तो कितने की बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही सार्वगुणनखंड, 1 2। और अगर संख्या की बात करेगा तो 1 भी है और 5 भी इसका सार्वगुणनखंड है। तो प्रश्न 2 प्रकार से आ सकता है, इस पर ये चीज ध्यान रखिए। ये आज का हमारा तीसरा फैक्ट है, सार्वगुणनखंड कैसे निकाला जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो कि सार्वगुणनखंड कैसे निकाला जाता है। अच्छा, इसमें 1-2 एग्जांपल और हम ले लेते हैं सार्वगुणनखंड में। जैसे कभी कभी 3 नंबर, ये हमारा फर्स्ट हो गया, और दूसरा हम ले लेते हैं कि कभी कभी 3 डिजिट वाले भी पूछ देते हैं, जैसे 12 हो गया, 18 हो गया और 24। इसका पूछ देगा का सार्वगुणनखंड कितना होगा, सार्वगुणनखंड क्या होगा। चलो देख लेते हैं इसको। तो उसी प्रकार से आप पहले क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड कौन कौन सा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। ठीक है, ये सारे के टेबल में 12 आता है, इसलिए ये सारा क्या हो जाएगा, 12 का गुणनखंड हो जाएगा। अगर 18 की बात करते हैं तो 18 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18। उसी प्रकार से अगर हम 24 की बात करते हैं तो 24 में कौन कौन सा हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 12 भी होगा और 24 होगा। अब इन तीनों का सार्वगुणनखंड की अगर बात किया जाए तो इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, तो सार्वगुणनखंड मतलब जो समानता है 1 1 1। और कौन सा हो जाएगा, 2 2 2 मिल रहा है, इसलिए 2 भी होगा, 3 भी मिल रहा है तो 3 भी होगा। और क्या मिल रहा है, 4 है, इसमें नहीं है, 6 है, 6 है, 6 है तो 6 भी होगा। और क्या होगा, और कोई अंक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 3 6। ये तो ये चारों ऑप्शंस में दे रहा है, 3 ही ऑप्शंस में दे दिया और लास्ट में दे दिया सभी का, उनको सभी में मार देना है। या इसमें से कोई एक दे देगा कि ये किसका सार्वगुणनखंड कौन सा होगा, या फिर इस प्रकार से प्रश्न को चेंज करके कि कितने सार्वगुणनखंड हैं, तो 4 सार्वगुणनखंड हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो ये सार्वगुणनखंड, चलिए हम लोग आज ये समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा हाँ, आप लोग को व्यूज से हमको पता चल रहा है कि आप लोग जो मेरे वीडियोस हैं अच्छा लग रहा है। देखिए हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवा देंगे, हम बोले हैं मैथ और साइंस की बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हम आपको करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर वक्त बचता है, समय बचता है तो फिर हम अदर सब्जेक्ट को भी देखेंगे। लेकिन आप लोग ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को और ना ही आप मतलब शेयर कर रहे हैं, कम से कम अपने फ्रेंडों में शेयर करें। हम चाहते हैं कि हमारे जब तक 4 लाख जो शिक्षक हैं हमारे बिहार में जो नियोजित के रूप में जाने जाते हैं, तो उनसे नियोजन का जो टैग है वो हट जाए, बस इतना ही चाहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें और अदर टीचर्स में शेयर करें इस बात को। और बिल्कुल वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सक्षमता परीक्षा पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस बेसिक हम हमेशा आप लोग को यही स्ट्रेटजी कहेंगे कि यही अपनाइए कि बेसिक को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बाकी अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो आज का हमारा चौथा फैक्ट जो है वो हमने लिया है HCF और LCM। जरा इसको देखिए, HCF और LCM। तो HCF और LCM क्या है उसको समझते हैं। जिस प्रकार से हमने गुणनखंड को लिया, जिस प्रकार से हम गुणनखंड को लेकर आए, हमने गुणनखंड सबसे पहले गुणनखंड को डिफाइन किया, फिर गुणज को डिफाइन किया, फिर सार्वगुणनखंड को डिफाइन किया। अब HCF LCM को लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये गुणनखंड से ही रिलेटिव है। तो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटिव क्वेश्चंस ही लेकर आएंगे, यही तो बेसिक होता है कि आप एक चीज को पहले स्टार्टिंग में जो चीज पकड़ेंगे बिल्कुल लास्ट तक वही चीज आपकी जाएगी। इसलिए आप स्टार्टिंग से जो हमारे वीडियोस हैं उसको बिल्कुल देखें और अंत तक आप जब वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें आपको बिल्कुल पारदर्शिता, सारी चीजें आपके सामने आपके समक्ष बिल्कुल पारदर्शिता क्लियर एंड कट लगेगी, बिल्कुल क्लियर लगेगी। कहीं आपको कहीं कोई चीज, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होने वाली। चलिए देखते हैं HCF और LCM। HCF LCM में क्या होता है, मान लीजिए हमको एग्जांपल ले लिए 15 और 20। इसका पूछा जाएगा कि HCF क्या होगा, का HCF क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो HCF में भी वही रूल अपनाना है, 15 पर आएंगे। इसमें जो हम स्टार्टिंग में फर्स्ट फैक्ट बता रहे थे, तो साइड में जो गुणनखंड किए थे तो इसमें आपको गुणनखंड ही लेना है। जैसे गुणनखंड कैसे लेना है, 15 को आप
कैंसिलेशन कीजिए 3 से 3 5 15 कैंसिलेशन होगी, तो 15 का गुणनखंड क्या हो गया 3 गुना 5। इसमें फर्स्ट मतलब पहला एक और उसके सेल्फ नंबर को नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 5 15 सीधा गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार से 20 का आप गुणनखंड कर दीजिए। 2 से कटेगा कितनी बार में 10 बार में, फिर कटेगा 2 से कितनी बार में 5 बार में, और नहीं कटेगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 5। अब अगर हम HCF की बात करते हैं तो HCF इसका हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका HCF देखिए कैसे निकालेंगे। जो संख्या दोनों में मैच करती है 5 और 5 दोनों मैच कर रहे हैं, तो HCF कितना हो गया 5। HCF कितना हो गया 5। अगर हम LCM समझ में आ गया HCF कैसे निकालना है। जो संख्या दोनों में मैच करती है तो 5 और 5 दोनों में मैच कर रहा है, इस वजह से HCF कितना हो गया 5। अगर हम LCM की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना। LCM में क्या करना है, आपको फर्स्ट गुणनखंड के सारे अंक को लिख लेना है, लिख लिए। अब सेकेंड में आना, जो अंक जो गुणनखंड नहीं लिखा गया है उसी अंक को लिखना है। 2 नहीं लिखा गया इसलिए 2 को आपको लिखना पड़ेगा। फिर 2 तो एक ही बार 2 लिखे, दोबारा आ जाएगा तो भी आपको लिखना है। उसके बाद 5 लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखना है। अगर दोबारा 2 5 यहां पर रहता तो समझ जाइए 1 5 और आपको लिखना पड़ता। मैक्सिमम नंबर, हमेशा मैक्सिमम नंबर पर जाना है। तो अब इसको गुना कर दीजिए आप, 3 5 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60। तो LCM कितना हो गया 60 और HCF कितना हो गया 5। समझ में आ गई बात। HCF कितना हो गया 5 और LCM कितना हो गया 60, ठीक है। अब और एग्जांपल ले लें, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम 3 डिजिट ले लिए। 3 डिजिट कौन सा ले लिए 7 ले लिए, 9 ले लिए और 12 ले लिए। अब इसका हमको गुणनखंड करना है। देखो 7 का गुणनखंड करो, क्या 7 का गुणनखंड होगा, किसी भी अंक से 7 नहीं कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो 7 का गुणनखंड नहीं कर सकते। तो हम 1 गुना 7 को लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा 9 का गुणनखंड करो, 9 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 गुना 3, ठीक है। अब 12 का गुणनखंड करो, 12 का कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 4 किया 12। अब जरा देखो कि इसमें अगर हम HCF निकालना चाहते हैं इसका तो क्या होगा, जरा बताओ HCF क्या होगा। क्या कोई भी अंक तीनों में है मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे कि इन तीनों में कोई भी अंक एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तब उस स्थिति में HCF कितना हो जाएगा, तो हमेशा याद रखें जब कोई भी अंक मैच ना करे तो उस स्थिति में HCF 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सब के साथ प्रेजेंट है, रहता है हमेशा। इस वजह से इसका HCF कितना हो गया 1 हो गया। किस स्थिति में, जब कोई भी अंक मैच ना करे उस स्थिति में, चाहे वो 2 डिजिट वाला HCF हो या 3 डिजिट वाला HCF। अब LCM की अगर हम बात करते हैं तो LCM में वही रूल, अब फर्स्ट के सारे डिजिट को लिख लीजिए, तो इसमें तो केवल 7 ही है, 1 तो लिखना नहीं। दूसरे में आइए 3 into 3 नहीं लिखा गया है इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। चौथे में आइए 2 into 2 नहीं लिखा गया है इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, और 3 लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखा जाएगा। 2 बार लिखे, 2 टाइम्स लिखे, 2 बार लिख चुके हैं, तो 2 बार आ जाता तो 2 बार नहीं लिखते, लेकिन 3 बार आ जाता तब 1 बार और लिखना पड़ता। तो मैक्सिमाइज नंबर को ध्यान रखना है इस पर। आज का 5वां सवाल लेकर, 5वां बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर हम आए हैं, और 5वां हमारा है पूर्ववर्ती और परवर्ती। ये हमारा आज का 5वां फैक्ट, पूर्ववर्ती और परवर्ती, ठीक है। तो पूर्ववर्ती क्या होता है और परवर्ती क्या होता है, देखिए पूर्व से पहले से ही पता चल रहा है। पूर्व का मतलब क्या हो गया पहले, मतलब बिफोर नंबर, इसे ये बिफोर हो जाता है, और परवर्ती क्या होता है आफ्टर नंबर को परवर्ती कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि कोई नंबर हम ले लिए, मान लीजिए कि हम 41 ले, अगर इसका हमको पूर्ववर्ती लिखना है, पूर्ववर्ती लिखना है, तो पूर्ववर्ती में क्या हो जाता है पहले वाला नंबर, तो हमेशा याद रखेंगे पूर्ववर्ती में 1 माइनस हो जाता है,
पूर्ववर्ती में क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो पूर्ववर्ती 41 का कितना हो जाएगा, 40। और अगर हम परवर्ती की बात करते हैं, परवर्ती की बात करते हैं, तो परवर्ती में क्या हो जाता है, एक प्लस हो जाता है, मतलब 41 का परवर्ती कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये हो गया पूर्ववर्ती और परवर्ती। ये लेसन 2 और 3 के 5 इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें थी जो हम लेकर आए। इसमें एक चीज और है, थोड़ी लॉन्ग है, संख्याओं के बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्याओं के बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया है, लेकिन वो क्लास 10 के लिए था, ठीक है। कल का जो क्लास हमारा रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, और वो संख्याओं के बारे में ही हमारा डिस्कशन रहेगा, ठीक है। और उससे हमको जहां तक उम्मीद है कि 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो संख्याओं के सारे निचोड़ को हम लोग कल देखेंगे। आज जो 5 फैक्ट बताए, उसको लेकर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने बनाया है, वो भी आज हम लोग देख लेते हैं। तो आज के 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 5 फैक्ट लिए थे और 5 फैक्ट के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला देखिए, 18 का कितना गुणनखंड होगा, ये आपने पूछा है कि 18 का कितना गुणनखंड होगा, तो कितना होगा, 4, 5, 6, 7। बताइए सॉल्व करके 18 का कितना गुणनखंड। जो भी 6 आंसर दे रहे हैं बिल्कुल राइट दे रहे हैं। 18 का कितना गुणनखंड होगा, 6। कैसे, देखिए 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, उसके बाद रिवर्स हो जा रहा है। जैसे 3 गुना 6 लिखेंगे तो फिर 6 गुना 3 आ जाएगा, तो ये रिवर्स हो गया। रिवर्स में हम मना किए हैं, रुक जाना है। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 हो गया, 6 9 18, तो 3 2 2 4 2 6 कितना हो गया, 18 का कितना गुणनखंड हुआ, 6। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन 7 का गुणज नहीं है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, निम्न में कौन 7 का गुणज नहीं है, तो जरा बताइए ये 7 का गुणज कौन सा नहीं होगा। बिल्कुल, जो 7 के टेबल में नहीं आएगा वो 7 का गुणज नहीं होगा। तो 35, पहला क्या है 35, तो 7 5 35 आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। 7 6 42, ये भी नहीं होगा। 7 9 63, ये भी नहीं होगा। 54 7 के टेबल में नहीं आता है। 7 8 56 होता है, 54 नहीं होता है, इसलिए कौन सा गुणज नहीं होगा, तो 54 गुणज नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 12 18 20 का सार गुणनखंड कितना होगा। इसमें सार गुणनखंड कितना, तो सार गुणनखंड बताएं ना, सॉल्व करके बताइए कितना सार गुणनखंड होगा, तो समझ ले। देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 12 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, उसी तरह से 18 का गुणनखंड कीजिए, क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 9 18। ठीक है, अब उसी प्रकार से 20 का गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 2 4 5 10 20। अब इनमें से कौन सा अंक एक दूसरे से मैच कर रहा है, तीनों में प्रेजेंट है। देखो 1 है, ठीक है, और 2 है, और कोई भी अंक मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ 1 और 2 ही मैच कर रहा है। बाकी 3 इन दोनों में है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें 4 नहीं है। तो कुल मिलाकर 2 ही अंक हैं जो सार गुणनखंड हो सकते हैं। तो 12 18 20 का सार गुणनखंड कितना होगा, तो 2 होगा। 2 ही अंक मैच करने से सार गुणनखंड 2 ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। 17 और 19 का HCF कितना होगा, बताइए कितना होगा। देखिए 17 और 19 की अगर बात किया जाए तो 17 का गुणनखंड कीजिए, ये अभाज्य संख्या है इसलिए गुणनखंड नहीं होगा, तो 1 गुना 17 हम लिख सकते हैं। 19 का गुणनखंड कीजिए,
19 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए 19 का गुणनखंड भी नहीं होगा, तो 1 गुना 19 ही हम लिख सकते हैं। और एक मैच कर रहा है क्योंकि एक तो सबके साथ प्रेजेंट है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि 17 और 19 का HCF क्या हो जाएगा, HCF में जो दोनों में प्रेजेंट हो तो एक ही होगा। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 70 का पूर्ववर्ती संख्या कितना होगा। हम बताए थे कि पूर्ववर्ती में क्या करना है, पूर्ववर्ती में सिंपल है, पूर्ववर्ती में क्या करना पड़ता है, एक माइनस कर देना है। तो एक जैसे 70 में एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69। तो पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी 70 की, 69 हो जाएगी। तो आज के लिए आज का वीडियो इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो 4-5 लेसन को एक दिन हम और डिले कर रहे हैं, संख्या के बारे में विस्तार से हम बताएंगे, तब 4-5 लेसन फिर हम लेकर आएंगे। उसके बाद 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके सामने एक साथ रखेंगे 1 से 5 लेसन तक, तब आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कि हमने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। अगर 50 में आप 30 प्लस भी क्वेश्चन, आप 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं 25 to 30, तो एग्जैक्ट आप बिलीव कीजिए कि बिल्कुल आप आराम से सक्षमता परीक्षा 2023 आप निकाल लेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, आज के लिए